Today it's about introduction to angiography. So first we need to know that what is angiography. This is basically a study related to the blood vessels, either arteries or veins. Now arteries जो होती हैं हमारी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं एंड veins जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी का हार्ट तक लेके जाती है. अब वी हैव एंजियोग्राफी के अंदर वी हैव कन्वेंशनल एंजियोग्राफी एंड डिजिटल सब्सट्रैक्शन यानी DSA एंजियोग्राफी. अब नाउ वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि दोनों में जो है फ्लोरोस्कोपिक टेक्निक यूज़ हो रही होती है. अब फ्लोरोस्कोपी में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि एक्सरे सारा इसके अंदर एक्सरे का काम होता है फ्लोरोस्कोपी के अंदर. अब इसमें हम पेशेंट को कंट्रास्ट देते हैं, फिर उसके बाद जो है हमारे पास इमेजेस जो आती हैं हमारे पास वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमारी एक्सरे फिल्म्स होती हैं तो वैसी ही इमेजेस होती हैं हमारे पास फ्लोरोस्कोप में भी. बस डिफरेंस ये होता है कि वो डायनामिक होती हैं. उसके अंदर हम रियल टाइम मूवमेंट देख रहे होते हैं, कंट्रास्ट किए जो भी ऑर्गन के अंदर से वो कंट्रास्ट जा रहा है तो उसकी रियल टाइम मूवमेंट हमारे पास शो हो रही होती है. सही. सो एंजियोग्राफी भी जो है हमें वही डायनामिक स्टडी शो कराती है जो फ्लोरोस्कोपी के अंदर हमारे पास थी. So now we have a digital subtraction angiography. This is a fluoroscopic technique used extensively in interventional radiology for visualizing blood vessels, radiopaque structures such as bones. Now this is the main difference between conventional and digital subtraction angiography. कि इसके अंदर हमारे पास रेडियो ओपैक स्ट्रक्चर्स सच एज बोन्स जो हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो हमारी वेजल्स हैं वो एकदम हमें विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन कोई शैडो के बगैर हमें एकदम क्लियर नज़र आ रही होती हैं सारी वेजल्स, जबकि कन्वेंशनल के अंदर हमारे पास बोन्स वगैरह सब शो हो रहा होता है. सो eliminated digitally from the image, thus allowing for the accurate depiction of the blood vessels. Okay. Now these are few terminologies जो कि हम एंजियो के अंदर यूज़ करते हैं. एंजियो सही वेजल से रिलेटेड होता है. नाउ वी हैव इन्वेसिव कैथेटर एंजियोग्राम. अब इससे क्या समझ में आता है कि ऐसा कोई कैथेटर होगा जो कि हमने बॉडी के अंदर इन्वेट करा हुआ होगा और उसके थ्रू हम जो है कंट्रास्ट देंगे और फिर उसकी इमेजेस लेंगे. सही. लाइक दूसरी तरीके ये भी होते हैं कि हम पेशेंट को कैनुला या निडल के थ्रू हम कंट्रास्ट इंजेक्ट करें पेशेंट के अंदर, लेकिन वो अलग चीज़ होती है. इन्वेसिव कैथेटर एंजियोग्राम के अंदर हम पूरा कैथेटर बॉडी के अंदर डालते हैं एंड देन वी पास कंट्रास्ट. देन वी हैव DSA हम बात कर चुके हैं. देन सिटी एंजियोग्राफी. अब सिटी एंजियोग्राफी में क्या होती है बिल्कुल जैसे सिटी परफॉर्म करते हैं हम तो वैसे ही हम ये एंजियोग्राफी भी होती है, लेकिन इसके अंदर हमें आर्टरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी और चमकती हुई नज़र आती हैं. सो दिस इज़ बेसिकली फॉर आर्टरीज़. नाउ वी हैव 4 वेजल्स एंजियोग्राफी. 4 वेजल जो है इससे हमें क्या दिमाग में आता है कि ये 4 वेजल एंजियोग्राफी हम स्पेसिफिकली ब्रेन के लिए करते हैं, उसकी 4 वेजल्स को देखने के लिए. लाइक जो एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल हमारे पास चल रही होती हैं तो वो विजुअलाइज करने के लिए हम 4 वेजल एंजियोग्राफी करते हैं. सो दिस इज़ द होल नेटवर्क ऑफ आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी का पूरा वेस्कुलर नेटवर्क है, वेजल्स का नेटवर्क है ये पूरा. तो इसके अंदर जो एंजियोग्राफी के अंदर जो हमें इम्पॉर्टेंट आर्टरीज़ या वेजल्स कह लें हम जो है वो राइट फेमोरल आर्टरी जो कि हम मोस्ट कॉमनली एंजियोग्राफी के अंदर अप्रोच करते हैं. वैसे ब्रेकियल वगैरह भी है लेकिन फेमोरल हम मोस्ट कॉमनली फेमोरल के थ्रू हम कैथेटर या जो भी पास कर रहे होते हैं कंट्रास्ट. अब राइट फेमोरल आर्टरी जो है हमारी वो खुलेगी जर्नल ईलिक आर्टरी के अंदर एंड देन एक्सटर्नल ईलिक खुलेगी जाके हमारे पास कॉमन ईलिक आर्टरी के अंदर. अब हम अगर ऊपर से देखें हार्ट के ऊपर सीधा आप देखें देयर इज़ दिस असेंडिंग एओर्टा देन एओर्टिक आर्च, और फिर जो ये पूरी लाइन जो जा रही है दिस इज़ द होल डिसेंडिंग एओर्टा. ये पूरा डिसेंडिंग एओर्टा है जिसकी फिर फर्दर ब्रांचेस हैं. डायफ्राम के ऊपर वाला जो हम पार्ट देख रहे हैं डिसेंडिंग एओर्टा का दिस इज़ बेसिकली इंटरकोस्टल वेजल्स क्योंकि ये चेस्ट के अंदर आ रही हैं. और डायफ्राम के नीचे जो पार्ट आ रहा है डिसेंडिंग एओर्टा का दे आर नोन एज दी thoracic vessels जो एब्डोमिनल वेजल्स होती हैं हमारे पास. इसके अंदर फर्स्ट वी हैव सीलिक ट्रंक. सिंस दिस इज़ अ ट्रंक तो इसकी और फर्दर ब्रांचेस भी होंगी जो कि हमें लिवर और स्प्लीन को जो है ब्लड सप्लाई कर रही होंगी. देन सेकंड में वी हैव सुपीरियर मेजेंट्रिक. सुपीरियर मेजेंट्रिक क्या किसको सप्लाई करती हैं? दे सप्लाई टू स्मॉल बाउल्स
द स्मॉल इंटेस्टाइन। देन वी हैव सुप्रारीनल आर्टरीज। सुप्रारीनल इट मीन्स कि ये किसी ऐसे स्ट्रक्चर को सप्लाई करेगी जो कि हमारी किडनीज़ के ऊपर होगा। अब किडनीज़ के ऊपर वी नो के एड्रिनल ग्लैंड होता है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड को सप्लाई कर रही होंगी। दैन रीनल आर्टरीज़ फॉर किडनी। अब गोनाडल आर्टरीज़ जो हैं ये फीमेल्स के अंदर ओवरीज़ को सप्लाई करती हैं और मेल्स के अंदर जो हैं ये टेस्टिस को सप्लाई करती हैं। देन वी हैव लंबर आर्टरीज़ जो कि हमारे स्पाइनल वर्टिब्रीज को सप्लाई कर रही होती हैं। एंड लास्टली वी हैव इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो कि हमारे लार्ज बाउल्स को बेसिकली सप्लाई करती हैं ब्लड। तो एंजियोग्राफी के अंदर हमें बेसिकली यही थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। नाउ जब हम कैथ लैब या एंजियोग्राम रूम के अंदर जाएंगे, सो दीज आर द फ्यू कंपोनेंट्स जो हमें वहाँ देखने मिल सकते हैं। फर्स्ट वी हैव फ्लोरोस्कोपी मशीन ऑब्वियसली। दैन वी हैव पेशेंट काउच जो कि बैक एंड थ्रू मूवेबल होता है। इमेज इंटेंसिफायर फॉर कन्वर्टिंग एक्सरेज इनटू लाइट फोटॉन्स, कि हमें पता है कि लाइट फोटॉन्स की वजह से ही हम हमारी इमेज को देख सकते हैं। दैन वी हैव व्यूइंग मॉनिटर जो कि उधर ही लाइक पेशेंट काउच के पीछे या कहीं पे आसपास ही लगा हुआ होता है। देन वी हैव रियल टाइम ECG, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजरमेंट। क्योंकि हम यहाँ पे वेसल्स के साथ खेल रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर पेशेंट आपके पास हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के साथ आ रहा है तो आप बिल्कुल भी ये कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पेशेंट की ऑन टेबल डेथ होने के भी बहुत चांसेस होते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजरमेंट अगर आपकी सही नहीं, पेशेंट की सही नहीं आ रही, तो जब भी हम परफॉर्म नहीं करेंगे। दैन वी हैव इंजेक्टर पम्प। इंजेक्टर पम्प जो है हमने बेसिकली सिटी में भी देखा होगा, अगर आप सिटी में गए हुए हों तो ये जो होता है कंट्रास्ट पास करने के लिए होता है कि सही टाइम पे, लाइक ऑटोमेटिक होता है ये, तो किस टाइम पे जो है कंट्रास्ट पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना है, ये सब हम इसके अंदर सेट करते हैं, फिर ये खुद ही जो है ऑटोमेटिकली काम फंक्शन करता है। दैन वी हैव कैथेटर्स, एंजियोप्लास्टी बलून। अब एंजियोप्लास्टिक बलून बेसिकली क्या होता है, एक कैथेटर होता है जिसके अंदर जो है बलून्स लगे हुए होते हैं। अब कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से जो है हमारी आर्टरीज़ या वेन्स के अंदर ऑक्लूजन आ जाती है, लाइक नैरो हो जाता है वो, स्पेशली जो है वेन्स, क्योंकि वो डिस्टेंसिबल होती हैं तो उसके अंदर स्टेनोसिस भी बहुत आसानी से हो जाता है। सो होता क्या है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक पाइप है, तो वो पाइप जो है कहीं बीच से दब गई है, जिसकी वजह से अब पानी जो है उसमें से सही से पास नहीं हो पा रहा। तो इसी तरह से हमारी वेन्स होती हैं जिसके जो नैरो हो जाती हैं और फिर ब्लड जो है उसके अंदर से पास नहीं हो पाता, फिर हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसी मतलब मसले हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो एंजियोप्लास्टी बलून है वो हम पेशेंट के अंदर डालते हैं, जिस भी जगह पर हमें उसको लाइक जो भी हमारी डिज़ायर्ड लोकेशन होती है वहाँ तक लेके जाते हैं। इस बलून्स को इन्फ्लेट किया जाता है और फिर कंट्रास्ट पास करके देखा जाता है कि आइदर जो स्पेस है वो पूरी तरीके से खुला है या नहीं। अगर से वो खुल गया है तो फिर हम उसको वापस से डिफ्लेट करके कैथेटर रिमूव कर देंगे। देन वी हैव डिफिब्रिलेटर। दिस इज़ बेसिकली हमने ER वगैरह में देखा होगा जब पेशेंट कोलैप्स कर जाता है, CPR या चेस्ट कंप्रेशन के साथ साथ हम डिफिब्रिलेटर के थ्रू शॉक दे रहे होते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली पूरी ट्रॉली कैथ लैब या फिर OR वगैरह जहाँ पे इन्वेसिव प्रोसीजर हो तो इसकी पूरी ट्रॉली भी साथ होनी चाहिए। सो दिस इज़ हाउ जो है हमारी कैथ लैब का कुछ सेटअप होता है। वी हैव C-आर्म। यहाँ पे लाइक फ्लोरोस्कोपी में अगर हम देखें तो C-आर्म नहीं होती है हमारे पास, तो सिंपल एक्सरे ट्यूब होती है, लेकिन यहाँ पे C-आर्म है जो कि पूरा लाइक मूव कर सकती है, हम किसी भी तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दैन वी हैव एक्सरे टेबल जो कि अगेन बैक एंड थ्रू या मूव कर सकता है। एक्सरे ट्यूब, व्यूइंग मॉनिटर्स हैं हमारे पास, इमेज इंटेंसिफायर है। अब इमेज इंटेंसिफायर का क्या फंक्शन होता है, इट कन्वर्ट्स द इंसिडेंट एक्सरे फोटॉन्स इनटू द लाइट फोटॉन्स टू प्रोवाइड अ व्यूएबल इमेज ऑन द मॉनिटर। सो एंजियोग्राफी की हमारे पास कुछ इंडिकेशंस यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी वजह से हमें एंजियोग्राफी करनी पड़ सकती है। फर्स्ट वी हैव आर्टेरियो-वेनस मैलफॉर्मेशन। अब आर्टेरियो-वेनस मैलफॉर्मेशन क्या होता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि आर्टरीज़ जो हमारी बॉडी में आर्टरीज़ का अलग एक नेटवर्क चल रहा होता है, वेन्स का अलग एक नेटवर्क चल रहा होता है। दे आर नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। इनके बीच में कैपिलरीज होती हैं बहुत पतली पतली सी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में होते हैं
और यही रीज़न है कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एकदम फ़ौरन से एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होता। जबकि जब आर्टीरियोवीनस मैलफॉर्मेशन होती है हमारे पास, तो आर्टरीज़ और वीन्स वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। तो आर्टरीज़ तो हमारे पास फूली भी होती हैं ड्यू टू हाई प्रेशर, अब आर्टरीज़ की वजह से हमारे पास वीन्स भी फूल जाती हैं एंड देन द पेशेंट इज़ लाइक प्रोन टू ब्लीड। देन वी हैव एन्यूरिज्म। जैसे हमने पहले स्टेनोसिस की हमने बात करी थी कि जो है आर्टरीज़ या वीन्स नैरो हो जाती हैं किसी भी वजह से, तो इसी तरह से वो फूल भी सकती हैं, और अगर वो फूलेंगी तो लाइक एक पॉइंट पे आके उनके फटने का भी चांस होगा। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एन्यूरिज्म। देन वी हैव इंट्राक्रेनियल ट्यूमर। इंट्राक्रेनियल ट्यूमर यानी ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर है, सो वाई नॉट वी जस्ट परफॉर्म सिटी स्कैन। एंजियोग्राफी की क्या ज़रूरत है? एंजियोग्राफी हम इसलिए करते हैं ताकि हम उस वेसल को डिटेक्ट कर सकें, उसको पता लगा सकें जो कि उस ट्यूमर को खाना या नरिशमेंट दे रही है, जिसकी वजह से वो ट्यूमर बढ़ रहा है। अब हमने अगर उस वेसल को पकड़ लिया तो अब हम उसे एम्बुलाइज कर सकते हैं विद कॉइल के थ्रू या कोई भी एम्बुलाइजिंग एजेंट के थ्रू हम उस वेसल को ब्लॉक कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ट्यूमर का साइज़ बाय द टाइम खुद ही रिड्यूस हो जाएगा, हमें सर्जरी तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Then arterial stenosis, very narrowing of arteries. Then we have arteriovenous fistula or shunt. This is very similar to the AVM यानी arteriovenous malformation. The only difference is that in arteriovenous malformation जो है हमारे पास बहुत सारी वेजल्स एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होती हैं, जबकि फिस्टुला और शंट के अंदर एक कोई आर्टरी होगी जो कि किसी एक वीन के साथ जाकर फिस्टुला बना लेगी, शंट बना लेगी, यानी अपना एक कम्युनिकेटिंग पाथवे डायरेक्ट बना लेगी। ओके, देन वी हैव ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। दिस इज़ सिमिलर टू दी हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट का कोई भी एक पार्ट होगा जो ब्लैक हो जाएगा जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा होगा। ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक में हमारे पास क्या होता है, कोई भी थ्रोम्बस, कोलेस्ट्रॉल या फिर गोश्त का कोई भी टुकड़ा लाइक टाइनी पार्टिकल जो कि हमारे ब्लड में ट्रैवल कर रहा है और किसी भी एक पॉइंट पे जाके किसी वेसल में वो अटक गया, सो लाइक फॉर द टाइम बिंग वहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक गई, बट आफ्टर फ्यू आवर्स या कुछ मेडिकेशंस के बाद वो वहाँ से खुद ही जो है पास हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है वो 1-8 घंटे के लिए बेहोश हो जाएगा, आप उसको हॉस्पिटल लेके जाएँ आफ्टर फ्यू मेडिकेशन, वो चलता फिरता नज़र आएगा। देन वी हैव नॉन ट्रॉमेटिक सब एरेक्नॉइड हैमरेज। जैसे हमने बात की थी एन्यूरिज्म की कि जब वेन्स या आर्टरीज फूलेंगी तो एक पॉइंट पे आके वो फट जाएंगी, तो होगा हमारे पास हैमरेज, सब एरेक्नॉइड हैमरेज होगा बेसिकली। देन वी हैव असेसमेंट ऑफ ड्यूरल वीनस साइनस। ड्यूरल वीनस साइनस की असेसमेंट के लिए भी हम एंजियोग्राफी कर सकते हैं। वीनस साइनसेस आर बेसिकली वीन्स इन द ब्रेन। ब्रेन की जो वीन्स होते हैं हमारे पास वो मोटी मोटी होती हैं, तो उसको हम साइनस कहते हैं। देन वी हैव एक्टिव आर्टीरियल ब्लश। अब इसमें क्या होता है समझें, हमारे पास एक पेशेंट आया है पेट दर्द की कंप्लेन के साथ। अब हमने हिस्ट्री ली तो हमें पता चला कि उसको जो है ब्लैक स्टूल पास हो रहे हैं। इट मीन्स कि उसको कहीं अपर जीआई ट्रैक्ट के अंदर कहीं पर ब्लीडिंग है, तो मतलब अपर जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग थी तो लाइक स्टूल पास होते होते रेक्टम तक आते आते उसका जो ब्लड है वो ब्लैक कलर का हो चुका है। तो अब हमने उसको सिटी एंजियोग्राफी के लिए भेजा। उसके अंदर जब हमने उसे कंट्रास्ट दिया तो हमारे पास एक लाइक प्रॉपरली एक हमें ब्लश जैसा जो है हमें इमेज के अंदर नज़र आएगा। सो ये DSA की हमारे पास एक इमेज है जिसके अंदर हम देख सकते हैं सिर्फ हमें वेजल्स दिख रही हैं, ये ब्रेन की वेजल्स हैं, हमें कोई भी बोन या कोई रेडियोपैक ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पर। देन राइट साइड पे हम देख सकते हैं फ्लोरोस्कोपी है और लेफ़्ट पे फ्लोरोस्कोपी एंड राइट पे DSA है। दोनों जो है किडनी की हमने इमेजेस हमारे पास हैं। फ्लोरोस्कोपी के अंदर हमें देख सकते हैं कि हमें जो है वर्टिब्रीज की इमेज भी आ रही है, पिक्चर आ रही है, जबकि DSA के अंदर सिर्फ हमें जो है हमारा एओर्टा जो था डिसेंडिंग एओर्टा के थ्रू जो हमने कैथेटर पास करा है और उसके बाद जब हमने कंट्रास्ट दिया है तो सिर्फ वही इमेज हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास AVM नॉर्मल आर्टरीज और वीन्स आप देख सकते हैं लेफ़्ट वाली इमेज के अंदर सिर्फ कैपिलरीज़ के थ्रू जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, जबकि AVM के अंदर एक पूरा इनका गुच्छा बन गया है, एक बहुत सारी वेसल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में है। और ये जो हमने एक्टिव आर्टीरियल ब्लश की बात कही तो इस तरह से वो कुछ दिखता है।